नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वापस एक बार फिर से आपके बीच आने का अवसर मिला है मुझे। आज का मुख्य टॉपिक कल का जो पेपर हुआ था रीट लेवल 2 एसएसटी, और ये जो एसएसटी का पेपर हैं वो मैंने स्वयं बनाया था हमारे समाज के लिए। मुझे कहा गया था तो मैंने इसे बनाने में लगभग 6 से 7 दिन लगे थे मेरे को, और बहुत मेहनत की थी। और आपको भी ये पेपर अच्छा लगा है, आपने बहुत सारों ने कमेंट्स भी किए हैं। बहुत सारे कह रहे हैं कि पेपर जो है वो टफ़ था, तो थोड़ा लेवल ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन ये लेवल इसलिए रखा कि आपका जो तैयारी है उसमें सुधार हो और आप सतर्क हो, क्योंकि इस बार जो रीट में कंपटीशन है वो एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन है। इतिहास का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है हमारे राजस्थान का। तो इसके लिए मैंने कोशिश की है, ये पेपर के लिए ये बनाया आपके लिए। तो आज इसका डिस्कस करेंगे, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन करेंगे हम, और इसमें हम डिस्क्रिप्शन जो करेंगे वो 60 क्वेश्चन का करेंगे भाई। विस्तार से इसको देखेंगे हम। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप ज़रूर इसे देखें, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन मैं आपको 60 के 200 क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ मैं आपको। और उन 200 क्वेश्चन आप जब देखोगे, ये 200 क्वेश्चन, उसमें से 200 क्वेश्चन और आपको देखने हैं, यानी कुल 500 क्वेश्चन आपको देखने हैं, जिससे आपका ये आधार बन जाएगा। ये जो वीडियो है आपका एक आधार बन जाएगा। इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने ग्रुपों में। रीट के इन तमाम राजस्थान के सभी अभ्यर्थी जो 25 लाख हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे कि ये एसएसटी का 60 क्वेश्चन का जो पेपर है उसमें जो ये विस्तार से उसको बताया गया है। तो अभी भी आपके पास में 10 से 12 दिन हैं, क्योंकि 26 तारीख को एग्ज़ाम है। तो एक दिन पहले तो आपको बुक्स को बंद कर देना है। ये मेरा अनुभव कह रहा है। आपके लिए एक और रीट मोटिवेशन वीडियो जस्ट इसके बाद आने वाला है, तो आप तैयार रहे। लेकिन आप वो मोटिवेशन से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद ही वो वीडियो देखें तो और सुविधा होगी आपके लिए। कल का एग्ज़ाम जिन अभ्यर्थियों ने दिया है, सब ने बहुत कोशिश की इसमें अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए, लेकिन वास्तव में पेपर जो था वो थोड़ा लेवल ज़रूर ज़्यादा था। 25% जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके इस पूरे पेपर में देखें, अगर 60 क्वेश्चन की बात करूं, मैं एसएसटी का टीचर हूं तो एसएसटी की बात करूंगा। एसएसटी में 60 क्वेश्चन में आपके अगर 40 क्वेश्चन या 35 तक भी बैठ रहे हैं तो आप समझ लो आपकी बेहतरीन तैयारी है, और आपको इस बार जीतने में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है ना। इस महायुद्ध में आपकी जीत 100% मिलेगी आपको, अगर आपके 35 बन रहे हैं। एसएसटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ध्यान दें आप कि ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 60 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि मैंने बनाया था, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन निम्न में से किसने किया? सही उत्तर का चयन करें। ये क्वेश्चन था पहला ऑप्शन था बी लाल व अमलानंद घोष व वी के थापड़, ए घोष व एस आर राव, जबकि बी लाल व बी के थापड़। अब क्वेश्चन देखो, मैंने कहा आपको कि पेपर करने का सबसे बड़ा स्टाइल होता है, ध्यान रखना आप, कि पहले जो हैं वो आपको जो आते हैं वही क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन भी सीधा
सीधा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन कंफ्यूज लग रहा है आपको, ये घुमाया था, पहले ही क्वेश्चन मैंने घुमा लिया था, तो आपको ध्यान देना है कि जो अमलानंद घोष है, ये अमलानंद घोष, उन्होंने तो कालीबंगा की 1952 में क्या की है भाई, खोज की है 1952 में। जबकि ये जो कौन है, बी लाल व बी के थापड़, ये हैं भाई 1961-62 में क्या करते हैं, उत्खनन का कार्य करते हैं ये लोग। कौन करते हैं ये भाई, बी लाल व वी के थापड़। तो कालीबंगा सभ्यता से मैंने पहला क्वेश्चन बनाया था आपके लिए, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीट एग्जाम में ये कालीबंगा सभ्यता आपके आ सकती है। तो आपको देखनी है कालीबंगा को अच्छी तरह से, राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है ये, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो बी लाल व बी के थापड़, इनका पूरा नाम आपको ध्यान देना है। बी लाल का मतलब होते हैं ब्रजवासी लाल, जबकि वी के थापड़ का मतलब होता है बाल कृष्ण थापड़। क्या है भाई, बाल कृष्ण थापड़। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्या, तो बी लाल का मतलब हो गया भाई ब्रजवासी लाल, जबकि वी के थापड़ का मतलब हो गया बाल कृष्ण थापड़। तो 1961 में इसकी खोज हुई थी। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाया था, ध्यान देना है आपको। अब मैं आपको बताऊं तो देखें हम, देखना है आपको, ये देखिए आप कालीबंगा। अब कालीबंगा के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। कहाँ है ये, तो ये हनुमानगढ़ में है भाई। कहाँ है भाई, हनुमानगढ़ में। सिंधु घाटी सभ्यता की ये प्रमुख स्थल था ये। तो एक लेखक हैं, इन्होंने क्या कहा है भाई, एक लेखक हैं जिसका नाम याद रखना आप, दशरथ शर्मा। क्या नाम है भाई, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। और कालीबंगा से बहुत कुछ जानकारी हमें मिल रही है। यहाँ से शल्य चिकित्सा की जानकारी मिल रही है भाई, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता है ये, तांबा प्लस टीन यानी कांस्य धातु बनाने थे यहाँ के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता का एक स्थल है ये हनुमानगढ़ में। तो प्रमुख स्थल है, सरस्वती नदी के किनारे हैं भाई ये, ठीक है ना, सरस्वती, घग्गर नदी के किनारे, प्राचीन नाम दृश्यवती। ये सब बातें हैं। तो कालीबंगा को आपको देखना है। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर कौन सा हो गया भाई, डी। कौन सा भाई, डी उत्तर है। क्या नाम है, बी लाल व वी के थापड़। तो ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया था वैदिक काल से भाई। अब वैदिक काल आपके सिलेबस में था, तो वैदिक काल से मैंने बना दिया। क्वेश्चन क्या था, निष्क, शतमान, पाद तथा कृष्णल वैदिक काल में किससे संबंधित थे। अब आपने अच्छा पढ़ा हो तो ही इसको कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये क्या थे भाई, नाम से स्पष्ट है, निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल। तो सोने के सिक्के, माप की इकाइयाँ, आभूषण व वाद्य यंत्र। तो आपको इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकाल लेना है पहले। तो आपको पता है कौन सा ऑप्शन आप पहले निकालोगे, तो एक तो आप निकाल लोगे भाई, कौन सा निकालोगे भाई बताओ मेरे को। तो ये निकालोगे आप, वाद्य यंत्र को निकाल दोगे, तो वाद्य यंत्र तो है ही नहीं ये। अब रहे तीन, निष्क, शतमान, पाद, ठीक है ना। कंफ्यूजन हो रहा है आपको, छोड़ दो प्रश्न, आगे जाओ, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको अगर आपने पढ़ा है तो ये सही जाता आपका, और बहुत सारों ने सही किया था इसको। क्या है ये भाई, माप की इकाइयाँ। क्या है भाई ये, माप की इकाइयाँ। निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल माप की इकाई है भाई ये। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम देखें तो वैदिक काल से ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको ध्यान देना है। वैदिक काल को भी देखना है यहाँ पर आपको, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वैदिक काल के, है ना, तो वहाँ से ये मिलान करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे वेद कौन से हैं, उसके ग्रंथ कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन था आपके, तीसरे क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि भाई ये कौन से, मतलब क्वेश्चन क्या था भाई, तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया भाई। तो देखो इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मेरे मैसेज गलत गया था कि भाई बुद्ध, जैन और जैन, बुद्ध और हिंदू। तो यहाँ पर हिंदू तो है ही नहीं भाई, हिंदू तो है ही नहीं। तो अब अपन देखें कौन सा रहेगा भाई ये, तो इसको हम देखें, हम
तो उत्तर तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत जो दिया है वो मुख्यतः तो बुद्ध ने दिया है, तो इसका उत्तर मैं मानूं तो बुद्ध राइट है। कौन सा है भाई? बुद्ध। लेकिन मेरे एक मित्र ने यहाँ पर मेरे को डिस्कस किया था कि सर जैन जो थे उन्होंने भी क्या दिया है? मध्यम मार्ग का अपनाया है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए बनाया है कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत ज़्यादा किसने इसको डेवलप किया है? मध्यम मार्ग दिया है, तो वो बुद्ध है। तो इसका उत्तर बुद्ध मेरे हिसाब से राइट है। लेकिन वो बोल रहे थे कि ये जैन और बुद्ध दोनों हैं, तो आप उसको रॉन्ग कर सकते हो सर यूँ। तो मैंने कहा कि देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये देखो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म को आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको ज़रूर आप एक बार देख लें, क्या स्थिति है। जो मुख्य मुख्य नोट्स है वही देखने हैं अभी आपको, क्योंकि समय आपके पास में बहुत कम है। तो ये ध्यान देना है आपको। कालीबंगा सभ्यता से सब क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। तो वैदिक काल से तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही आपने जो नोट्स बनाए अभी तक, आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसी में से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 94। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किससे है? तो ये अधिकारी था भाई, अधिकारी था, ये अधिकारी था। तो आपको ध्यान देना कि लक्षणाध्यक्ष क्या है भाई? लक्षणाध्यक्ष आपको याद हो जाना चाहिए भाई ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आप उसको बार बार पढ़ रहे हो। मैंने पूछा था लक्षणाध्यक्ष क्या है, तो आपको ध्यान देना है। इसका उत्तर था भाई, क्या था? सी, टकसाल का अधिकारी है भाई। ये क्या है भाई? टकसाल का अधिकारी। मौर्यकाल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधिकारियों को जैसे हम बताऊं मैं आपको कि मौर्यकाल में आपको ये लक्षणाध्यक्ष यानी टकसाल से संबंधित है। एक था भाई पणियाध्यक्ष। क्या था भाई? पणियाध्यक्ष, पणियाध्यक्ष, ठीक है। किससे संबंधित है पणियाध्यक्ष? याद रखना, पणियाध्यक्ष वाणिज्य से संबंधित है, वाणिज्य के कार्यों के लिए करता था पणियाध्यक्ष। एक था गणिकाध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष, गणिकाओं का कार्य करता था वो, ठीक है ना। एक है सीता अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट, सीता अध्यक्ष, ये भी मौर्यकाल से संबंधित है। और सीता अध्यक्ष जो था वो क्या कार्य करता था? कृषि से संबंधित प्रमुख व्यक्ति था ये, तो ये अधिकारी है। उसके बाद में एक आता है, देखो पूछा जाता है, मिलान करो यूं, तो एक याद रखना पौतवा अध्यक्ष, पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष का मतलब है माप तोल का अधिकारी, माप तोल का अधिकारी है पौतवा अध्यक्ष। एक आता है भाई सूत्रा अध्यक्ष, सूत्रा अध्यक्ष यानी कताई, बुनाई और कताई का कार्य करता था सूत्रा अध्यक्ष। ऐसे आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है टकसाल का अधिकारी है ये, सी उत्तर था उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो मौर्य काल में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। ये मौर्य काल का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में मिलेगा आपको। तो मौर्य काल में आपको बहुत कुछ पढ़ सकते हो। जैसे आपको मैं बताऊं कि हम मौर्य काल की, मेरे को याद आ रहा है यहाँ पर कि मौर्य काल में 5 राजधानियाँ थी भाई, आपको पता हो तो, ठीक है ना। जिसमें प्राची यानी मध्य प्रदेश था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी भाई, पाटलिपुत्र मध्य प्रदेश की राजधानी। 5 राजधानियाँ थी भाई, 5 प्रदेश थे मौर्य काल में। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी भाई, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी भाई। अवंती की राजधानी क्या थी भाई? अवंती की राजधानी उज्जैन आज का, ठीक है ना। कलिंग की राजधानी थी तौसली। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मिलान करो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मौर्य काल में ये आपको पढ़ लेना है भाई। अधिकारी एक तो ध्यान रखना आप, और एक है राजधानियाँ उसकी, और जो मुख्य शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ो आप, अशोक को पढ़ो, ठीक है ना। ये 2 मुख्य थे। अशोक के बारे में अभिलेख पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, अभिलेख पूछे जाते हैं, अभिलेख आ सकता है, तो अशोक के अभिलेख को आप देख लीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, समय कम है, आपको मुख्य पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, निम्न में से कौन सा कथन महाजनपद राजधानी सही नहीं है? मतलब महाजनपद के साथ में राजधानी सही नहीं है, कौन सा? मतलब हमारे यहाँ पर आपको पता है क्वेश्चन मैंने महाजनपद काल से बनाया था, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 16 हमारे महाजनपद थे भाई, और उनकी राजधानियाँ लगभग आपको याद रखनी है। तो ये देखो, शूरसेन मथुरा राइट है भाई, कुरु इंद्रप्रस्थ भी राइट है, अश्मक पाटन भी राइट है भाई,
लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो रही है भाई। ये वज्जी कौशाम्बी, ये उत्तर है इसका। क्या है प्रश्न? सही नहीं है, असत्य कौन सा है, गलत बात कौन सी है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि वज्जी व कौशाम्बी क्या है भाई, रॉन्ग है ये। तो गलत कौन सा है भाई ये? तो गलत ये है भाई, आपको बताऊं मैं, तो गलत आपको बता रहा हूं मैं कि वास्तव में यहाँ पर ये जो है वो उसका उत्तर कौन सा है भाई? तो ये, क्योंकि वज्जी जो थी, वज्जी उसकी राजधानी तो वैशाली थी भाई, वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जबकि कौशाम्बी एक राजधानी है, लेकिन किसकी है वो? वत्स की, वत्स। तो वत्स की राजधानी क्या है भाई? कौशाम्बी। जबकि वज्जी की राजधानी क्या है भाई? वैशाली। तो ये गलत बात है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको 16 महाजनपद हैं, उसके मुख्य मुख्य बातें याद रखनी पड़ेगी। 16 महाजनपद कौन से भाई? आपको बता दूं मैं, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी, मल्ल और मगध। ये 16 महाजनपद थे भाई। और उसमें से दक्षिण में एकमात्र था, उसका नाम है अश्मक। दक्षिण में था भाई अश्मक, जिसकी राजधानी पाटन है भाई। आपको याद रखनी पड़ेगी ये बातें महाजनपद काल में। तो देखें हम आगे, तो ये देखिए 16 महाजनपद आपके लिए यहाँ, काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी, मल्ल, मगध। याद रखना आप। तो काशी की राजधानी कौन सी है भाई? काशी की राजधानी है भाई वाराणसी। कौशल की है भाई श्रावस्ती। अंग की देखे भाई, अंग की कौन सी? चंपा। उसी प्रकार चेदी की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, ठीक है ना, वत्स की कौशाम्बी है। देखो वत्स की कौशाम्बी है, क्वेश्चन वहाँ गलत था, मैंने कहा था। कुरु की है इंद्रप्रस्थ। कुरु की कौन सी भाई? इंद्रप्रस्थ है भाई। पांचाल अहिच्छत्रपुर या काम्पिल्य बोलते हैं। मत्स्य की विराटनगर है भाई, ये हमारे जयपुर का इलाका। सुरसेन मथुरा। अश्मक मैंने कहा था पाटन, ये एकमात्र दक्षिण में है ये भाई अश्मक। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अवंती उज्जैन या महिष्मती नाम है। गांधार जो है वो तक्षशिला से संबंधित है, गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की हाटक या रायपुर। वज्जी की वैशाली है। मल्ल की कुशीनगर। पावा या मगध की है भाई, क्या है मगध की? राजगृह, गिरिव्रज है। ध्यान रखना, पाटलिपुत्र नहीं है मगध की राजधानी। महाजनपद काल की बात करें हम, मौर्य काल में तो वो हो जाएगा पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, जबकि यहाँ महाजनपद काल में गिरिव्रज है। ये याद रखने की बात है। क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको ध्यान देना है। मैंने आपको कहा है कि ये बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन 60 क्वेश्चन में आपको मैं कम से कम 250 क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ पर, और आपको मैं कहूँगा 250 और जो देखने हैं वो, तो आप टोटल लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास में आप जा सकते हो, और उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप अधिक से अधिक लाइक करें, इसे शेयर करें। एसएसटी में आगे हम देखें। अब है 96 का क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, सही युग्म का चयन करना है आपको। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य चक्रपालित, सही युग्म का चयन करना है। देखो प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न को आपको घबराना नहीं है। पेपर देने के टाइम में एक रिलैक्स मोड पर रहो, कोई टेंशन नहीं मत लो, आप फ्री माइंड रहो। भीड़ से कोई मतलब नहीं है हमें तो बस एक सीट चाहिए भाई। क्या चाहिए भाई? एक सीट ओनली। एक का ही तो चयन करना है अपने को स्वयं। अपन भीड़ से क्या डरना, और जो डर गया वो तो समझो मर गया। शोले का है ज़रूर ये, लेकिन 2021 में भी ये चल रहा है भाई। डरना तो है ही नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ज़रूर डर तो लगेगा, लेकिन डरना मना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको जस्ट इसके बाद मिल जाएगा, तो आप वेट करो और इसको अच्छी तरह से पढ़ो। नेक्स्ट कल तक आ सकता है ये वीडियो। चलो बात करें अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 96 की। तो सही युग्म का चयन करना है, तो चंद्रगुप्त मौर्य चक्रपालित, ठीक है। एक हैं रुद्रदमन पुष्यगुप्त, स्कंदगुप्त सुविशाख और अशोक तुषास्क। ये हैं कौन? पहले तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ा है मौर्य काल, तो ये मौर्य काल के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था भाई। सुदर्शन झील कहाँ? गुजरात में, गुजरात में करवाया था भाई ये। और वहाँ के उनके जो अधिकारी थे उनको कह के करवाया था।
तो कौन थे? तो आपको ये 4 व्यक्ति हैं जो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनका जो व्यक्ति था उसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था भाई? याद हो तो, पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त, सीपी याद रखना आप। चंद्रगुप्त मौर्य का सुदर्शन झील जो उसका निर्माण करवाया तब कौन था भाई? पुष्यगुप्त था भाई। तो ये गलत है, सही युग्म का चयन करना हमें। पुष्यगुप्त नहीं है, यहाँ चंद्रपालित दिया है। रुद्रदामन का कौन था भाई? तो रुद्रदामन का तुषास्क था, सॉरी रुद्रदामन का सुविशाख था भाई, सुविशाख था भाई। तो यहाँ पर भी ये गलत है क्योंकि सुविशाख तो इसका दे दिया है उसने। अब आपको यहाँ याद रखना है कि स्कंदगुप्त का कौन सा था? स्कंदगुप्त का था भाई पर्णदत्त था भाई, पर्णदत्त। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो राइट ये है, उत्तर भी यही था। अशोक का नाम था सुविशाख। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई, इसकी सुदर्शन झील के निर्माण करने में, मरम्मत करने में किसका सहयोग रहा था भाई? तो आपको याद रखना है सीपी, ठीक है ना, एटी, ठीक है, आरएस और एक है एसपी, CPATRSSP। सी का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और पी का मतलब पुष्यगुप्त, ए का मतलब सम्राट अशोक, उसका ही मतलब दादा था ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा है अशोक, सम्राट अशोक, महान शासक है ये। इनके क्वेश्चन बनते ही हैं, आपको ध्यान देना है। तो अशोक का कौन था भाई? तुषास्क। ATRS यानी रुद्रदामन, ठीक है ना, पश्चिमी शतप था ये, कदम वंश से संबंधित था। उसने भी इसका क्या करवाया था? मरम्मत करवाई थी भाई। सुदर्शन झील जो सबसे पहले बनवाई थी इसने थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पुराना वो है तो वही बनवाएगा, तो ये सब मरम्मत करवाएंगे पीछे वाले। तो रुद्रदामन RS सुविशाख है, और SP, S का मतलब स्कंदगुप्त और पर्णदत्त, ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट देखो, देखें हम नेक्स्ट देखते हैं, है ना। अब क्वेश्चन है 97 वाला। गुर्जर प्रतिहार, एक क्वेश्चन था, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? अब त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है ये आपको पता होना चाहिए पहले तो, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था भाई? तो यहाँ तो थे ये गुर्जर प्रतिहार थे भाई, गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। यहाँ पर कौन थे भाई? पाल वंश, बंगाल में था पाल वंश, और यहाँ कौन थे भाई? दक्षिण में राष्ट्रकूट थे। तो इन तीनों के बीच में कन्नौज पड़ता है वर्तमान में यूपी में भाई, पहले भी यूपी में था, उत्तर प्रदेश में। कन्नौज के लिए एक वहाँ पर गंगा नदी निकल रही है ना भाई, तो वहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र हैं, तो उस उपजाऊ क्षेत्रों के लिए ही क्या होती है? लड़ाई होती है, आपको पता है। जिसके पास में मैं आपको यहाँ उदाहरण देना चाहता हूँ कि जहाँ पर जनसंख्या रहेगी, क्या रहेगी भाई? जनसंख्या रहेगी, वहाँ ही तो पैसा रहेगा, और जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ ही तो जनसंख्या है, और जहाँ पानी है वहीं तो जनसंख्या रहेगी, और जहाँ पानी है वहीं पर लोहा भी रहेगा, खेती भी होगी, पैसा भी मिलेगा, तो वो क्षेत्र क्या होगा? उपजाऊ। इसीलिए तो यहाँ पर ये कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था भाई, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में। तो प्रश्न ये है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है? तो वत्सराज उत्तर है भाई, वत्सराज के समय ये शुरुआत हो गई थी भाई। तो ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ के जो महान शासक हैं उनको आपको पढ़ना ही है। तो गुर्जर प्रतिहार के जो महान शासक हैं आपको पता है, एक तो हैं ये वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज और नागभट्ट द्वितीय, ये चारों ऑप्शन यहाँ दिए हुए। तो कहीं ना कहीं ये चारों मुख्य हैं, इसीलिए तो यहाँ लगाए उनको। तो इन चारों को आपको थोड़ा देखना है। अब पाल वंश में कौन महत्वपूर्ण है? तो आपको ध्यान देना है, एक तो है धर्मपाल, का नाम सुना होगा आपने, और एक है देवपाल, इनको भी आपको देख लेना है भाई, इनको जो मुख्य बात है वो। उसके बाद में आपको मैं बताऊं आपको, तो राष्ट्रकूट में कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट का जो महान शासक था वो कौन था भाई? एक तो था गोविंद थर्ड। ये गोविंद थर्ड के बारे में कहा जाता है भाई कि इसके घोड़े जो हैं वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर दौड़ते थे भाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, इसने जीता भी था उत्तर भारत। तो दक्षिण में था ये राष्ट्रकूट वंश में गोविंद थर्ड के नाम याद रखना। एक था ध्रुव शासक था, और एक था
वर्ष, अमोघ वर्ष एक शासक था वहाँ का, राष्ट्रकूट का। तो इनके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रघुनाथ, गोविंद राम डालू और नूर मोहम्मद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं भाई? यहाँ तक तो आपके 97 तक जो क्वेश्चन थे वो तो इतिहास के मैंने बनाए थे भाई, इतिहास में आपके भारत के इतिहास से बनाए थे मैंने। अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो है कला और संस्कृति का एक क्वेश्चन, चित्रकला शैली का। रघुनाथ, गोविंद राम डालू और नूर मोहम्मद किससे संबंधित है भाई ये? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन अगर किसी को याद है तो ही ये कर सकते हैं। तो कोटा, तो उसमें आपको क्या याद रखना है? चित्रकार, चित्रकार याद रखने हैं, शैली याद रखनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा बन रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर। आगे हम देखें और भी चित्रकार में हम देखें तो ये बनी ठनी को आप देख लीजिए ना, बनी ठनी पूछा जाता है ना। अब है सुशिरवाद यंत्र। सुशिरवाद यंत्र निम्न में से नहीं है, यूँ पूछा है। सुशिर, पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई आपने पढ़ा तो होगा ही, हमारे यहाँ पर वाद्य यंत्र कितने हैं भाई? तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। पहला है तत्, ठीक है, पहला तत्, दूसरा सुशिर, तीसरा कौन सा है भाई? अवनद, और चौथा कौन सा है भाई? घन। तत् का मतलब क्या होता है? चोट आघात से बचते हैं। सुशिर यानी फूंक मारकर, ठीक है ना। अवनद यानी चमड़े के बने होते हैं, जबकि घन यानी स्वर उत्पन्न करते हैं, घन, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। तो प्रश्न पूछा गया है 99 में देखें हम तो, सुशिरवाद यानी क्या मतलब? फूंक मार के कौन बजाए जाते हैं भाई? नड, मोरचंग, भपंग और बाकिया। उस 4 में से देखो ये भपंग जो है वो क्या है? वो भपंग जो है वो तत् है। तो ये आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से उसको निकाल सकते हो। 2 ऑप्शन निकालो आप, 2 ऑप्शन निकालने जिसको आ गया उसका रिजल्ट बनता है, रोल नंबर छप जाएगा आपके। 2 ऑप्शन निकाल के फिर रिस्क तो लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन 2 ऑप्शन निकाल के, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माइनस मार्किंग नहीं है, आप आराम से कर सकते हो पेपर को। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, 2 घंटे पूरे आपको यूज़ करने हैं, पूरे यूज़ कर सकते हो आप आराम से। और किस तरीके से पेपर करना है, कहाँ से आपको निकलना है उस सेंटर पर, और सेंटर में क्या हाल होगा आपका, उस हाल से कैसे आपको निपटना है, ये बातें मैं आपको जल्दी अपने चैनल पर लाऊंगा। आप तो शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं कर रहे हो यार, लाइक करो अभी के अभी। चलो आगे देखें हम। 101वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा रीति रिवाज मृत्यु से संबंधित नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं भाई, ध्यान रखना, घुमाने का काम है, ये घूम रहे हैं, मतलब आपको क्या ये नहीं है, नहीं है मतलब निम्नलिखित कौन सा रीति रिवाज मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो 3 तो हैं यहाँ पर, वो देखना है आपको, 3 कौन से हैं? तो देखो सातरवाड़ा है भाई, सातरवाड़ा है, दोवनिया भी हैं, ये दोवनिया है, सेवरा भी है भाई मृत्यु से संबंधित। तो नहीं कौन सा है भाई? तो ये है रायपेय, रायपेय नहीं है भाई। तो आपको यहाँ मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज याद रखने हैं आपको, जबकि जन्म से संबंधित याद रखने हैं। 16 संस्कार आपको याद रखने हैं थोड़ा। 16 संस्कार एक प्रश्न आता है भाई, एक प्रश्न यहाँ बार बार पूछा जाता है कि जन्म से पहले कितने प्रकार के संस्कार किए जाते हैं? तो 3 ये याद रखना है आपको। जन्म के बाद कौन से कितने किए जाता है, यूँ भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में मृत्यु संबंधित और संस्कार में बेकुंडी हैं, ठीक है, लोपा लापा, अंत्येष्टि हैं, फूल इकट्ठे करना, ये सभी क्या है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन रीति रिवाज से संबंधित। मैंने ये बनाया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। आगे हमारा 102वां क्वेश्चन, वीडियो जरूर लंबा बनेगा लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, अधिक से अधिक फैलाए इसको। तो देखें हम, सुमेलित करना है इसको। शाकंभरी माता का मेला कहाँ लगेगा भाई? सांबर में, यानी जयपुर में लग रहा है, ठीक है, क्लियर बात है। नेक्स्ट देखें हम, दधी माता का मेला भाई नागौर में लग रहा है, जीण माता का मेला सीकर में, और सिंपल सा क्वेश्चन ये बादशाह मेला ब्यावर। तो मिलान करना है 1 2 3 4, सी उत्तर राइट है उसका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये मेले से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा देख लेना आप मेला, क्योंकि मेला स्पेशल दिया हुआ आपके सिलेबस में। नेक्स्ट 103, पूर्वी मैदान भाग का सामान्य ढाल हैं। तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी ये जो राजस्थान के भौतिक विभाग हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया था इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वी मैदान भाग का सामान्य ढाल कहाँ है भाई? आपको ध्यान देना है, सामान्य ढाल है कहाँ भाई सामान्य ढाल? तो पहला ऑप्शन था उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम,
ठीक है। दूसरा था पूर्व से पश्चिम की ओर, तीसरा था पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है उत्तर ना, वही उत्तर है। तो ये ध्यान देना है कि ये आपको भौतिक विभाग पढ़ लेने भाई। राजस्थान के भौतिक विभाग में एक क्वेश्चन बनता है। देखो राजस्थान के टॉपिक में आपने एक तो है राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार और प्रशासनिक स्वरूप, पहला टॉपिक। दूसरा आपको राजस्थान के भौतिक विभाग, नदियाँ भी पूछी जाती है, ठीक है ना, ये 3 मुख्य बातें हैं। और एक राजस्थान की जनसंख्या, जनगणना आपको देखनी है 2011 वाली। देखो राज्य का कौन सा भाग अरब सागर के उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आना चाहिए आपको। दक्षिणी पश्चिमी, अगर आपने पढ़ा है अच्छा तो ज़रूर आता है। तो ये भौतिक विभाग से प्रश्न थे, आपको ये आने चाहिए ये, ठीक है ना, जलवायु से था। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में वन कौन से हैं, ये बार बार क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको थोड़ा एक ध्यान रखना है कि कौन से वन बड़े मतलब ज़्यादा हैं हमारे राजस्थान में, कौन से वन कम हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। वन कौन से मतलब कौन से ज़िले में ज़्यादा है ये भी पूछा जाता है। तो अवर्गीकृत वन है हमारे यहाँ पर, कम क्षेत्र में है ना, कम क्षेत्र में अवर्गीकृत वन है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। अवर्गीकृत वन कम है, लगभग ये हैं 2045 वर्ग किलोमीटर पर है भाई ये। और सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं ये आपको याद रखना है भाई, तो हैं वो वन है आरक्षित वन, ये याद रखना, 2 बातें, सबसे कम अवर्गीकृत हैं, सबसे ज़्यादा है आरक्षित वन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान। एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि ये जो वन है, वन संविधान का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि भाई ये जो वन है, याद आ गया मेरे को कि ये वन जो है वो जब हमारा संविधान बना था उस समय वन को तो हमारे यहाँ पर 3 सूचियाँ आपको पता हो तो, एक सूची को संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है संप्रति सूची। तो ये जो वन है उसको पहले तो इसको जो रखा था वो राज्य सूची में रखा था, लेकिन ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें वन को पहले किस में रखा था भाई, पहले तो रखा था भाई राज्य सूची में, लेकिन अभी समवर्ती सूची में रखा है भाई, इसको समवर्ती सूची में आता है भाई। तो ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है ना, थोड़ा ध्यान देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है भाई, नहीं बहती है, कहाँ नहीं बहती है भाई ये, तो सीधा उत्तर था उदयपुर, राजसमंद में बहेगी भाई, ठीक है ना। अजमेर में, आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा यार, 5 जिलों में बहती है, ठीक है ना, 5 जिलों में। तो आपने अच्छा पढ़ा होगा तो ज़रूर ये आएगा आपको, तो ये आपके पास में मैप होना चाहिए तभी तो पढ़ाई होगी, ठीक है ना। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन 5 जिलों में जाती है भाई, ठीक है ना। और सवाई माधोपुर में ये रामेश्वर एक स्थान है, वहाँ पर कहाँ मिलेगी भाई, ये चंबल में मिल जाएगी। तो ये बनास नदी का अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने यहाँ बनाया था, आपको बहुत अच्छा लगा आपको, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखें, सीधा क्वेश्चन था, मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस योजना, एक योजना है भाई ये, तो राजस्थान में किसके आर्थिक सहयोग से चलाई गई है भाई ये, ऐसा क्वेश्चन बना था, तो वर्ल्ड बैंक। अब ये क्वेश्चन देखो ये कंफ्यूज होता है, आप अब ये इतना तो आपको आएगा नहीं, अब जिसने पढ़ा होगा और वो उसको राइट करेगा, जिसने पढ़ा ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, गोला लगाएगा। लेकिन थोड़ा उसको आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आप ऐसे क्वेश्चन करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करने चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कुछ भी और आप क्या कर देते हो, चलो यार पहला भर देता हूँ या पहले भर देती हूँ, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना और आगे पढ़ जाना है। जैसे निम्न में से केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, फिर आया नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, नहीं है तो सांबर साल्ट ये हैं, क्यों, सांबर भले राजस्थान की हैं झील, लेकिन वहाँ पर जो नमक का जो प्रोडक्ट होता है वो केंद्र कर रही है। हिंदुस्तान जिंक नाम से स्पष्ट है, अब हिंदुस्तान कॉपर नाम से स्पष्ट है, तो इसका उत्तर नहीं है गंगानगर। ये सब ने किया होगा गंगानगर, नहीं किया तो थोड़ा देखना पड़ता है इसको। नेक्स्ट हम देखें 109 वाला, निम्न जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात जिला हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, आप देख सकते हो कैसे। तो मैंने निम्न जिलों में से सर्वाधिक लिंगानुपात, अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात तो डूंगरपुर है भाई, अब सब यही याद करते हैं डूंगरपुर है, लेकिन सेकंड कौन सा है, तो सेकंड इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, राजसमंद है भाई। कौन सा था भाई, राजसमंद, उसके बाद में पाली है, ठीक है ना। ये ध्यान रखने की बात है, 2-3 याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हैं, जो अच्छा पड़ेगा वही तो बढ़ेगा।
इसलिए घबराने की बात नहीं, आप तो आराम से पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखें तो जनगणना आपको पढ़नी है, राजस्थान की, भारत की भी पढ़नी पड़ेगी। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई, तो आपको आइडिया लगाना चाहिए। वैसे इसने ये जो ऑप्शन है उसमें चारों बराबर दिए, लेकिन थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो ये फैक्ट है 15.31। नेक्स्ट सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अब इसमें देखो ये भारत के भौतिक विभाग से संबंधित है ये प्रश्न, और यहाँ आपको पढ़ना चाहिए, दर्रे पूछे जाते हैं सुमेलित करो यूँ। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा है तो आपको राइट, ये शिप किला दर्रा कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, और वो भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, भारत में, और ऑप्शन में तिब्बत दिया है। तो आपने अगर पढ़ा है सही तो ये आप राइट करते, है ना। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि झेलपला दर्रा सिक्किम में राइट है भाई, सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है भाई, ठीक है ना। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर, और शिप किला ये जो है वो भाई हिमाचल प्रदेश में है, तो तिब्बत में तो नहीं है भाई ये। तो ये उत्तर है गलत है, तो यही उत्तर यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस स्थान पर AW जलवायु नहीं पाई जाती हैं। अब ये प्रश्न ही रॉन्ग है भाई, तो इसको छोड़ो आप, ये डिलीट होगा भाई। डिलीट क्यों होगा, तो ये आप इसको आपको डिलीट करना है। डिलीट इसलिए करना है क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाई जा रही है ये AW जलवायु नहीं पाई जाती है, तब सब में पाई जा रही है, तो फिर यहाँ डिलीट ही होगा। ये थोड़ा गलत क्वेश्चन ज़रूर बना है आपको, लेकिन यहाँ ये जलवायु में एक क्वेश्चन बनेगा, तो आपको राजस्थान के जलवायु में वर्गीकरण करता, आपको नाम सुना होगा आपने, जिसका नाम है भाई, एक तो कोपेन है, क्या नाम है भाई, कोपेन का वर्गीकरण याद रखना है। BWHW पश्चिमी राजस्थान को बोला उसने, BSHW ये शुष्क जो था उसके पास वाला, ठीक है ना, जोधपुर वाला, और CWG और AW हमारे राजस्थान में था भाई। ये हमारा जो जिले हैं वो AW में आते हैं भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले, तो ये ध्यान रखना है। दक्षिण राजस्थान जो आता है वो, तो ये जो हैं वो आप याद कर लेना थोड़ा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिलीट है, ठीक है, आप देख सकते हो वो क्वेश्चन थोड़ा डिलीट है AW वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। देखो आप यहाँ पर ये जो मैंने पहले दर्रा वाला क्वेश्चन था, वो दर्रा वाला क्वेश्चन जो है उसको आपको थोड़ा देख लेना है ना। उसको आपको क्या देखना है, भौतिक विभाग तो देखना ही है ये दर्रे में, उसमें नदियाँ देखनी है आपको, ठीक है ना। राज्य किस राज्य कौन से देश से जुड़ रहे हैं वो आप थोड़ा देख लेना, जैसे चीन से कौन सा राज्य जुड़ रहा है वो क्वेश्चन बन रहा है, तो देख लेना आप थोड़ा, है ना। जैसे ये देखो हमारा भारत है, इसकी राजधानी आप देख लेना। ये वीडियो आपने देखा नहीं होगा, मेरा बहुत ही बेस्ट वीडियो बना है, बहुत ही, अब तक के जो वीडियो बने हैं बहुत ही अच्छे बने हैं सभी, लेकिन सबसे बेस्ट वीडियो मैं इस वीडियो को दे रहा हूँ, क्योंकि इसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा है, और ये बहुत अच्छा वीडियो है। विश्व, भारत और राजस्थान की सामान्य जानकारी मैंने बताई है, इसमें आप ये देख सकते हो। देखो ये मैप आपके पास में होना चाहिए, जैसे ये चीन है उसके साथ में कौन से टच हो रहे हैं यहाँ पर, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, यहाँ कौन टच हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बार बार इनकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए आपको। तो इसके लिए एक वीडियो जो मैंने 44 मिनट का है, 44 मिनट्स का, वो आप ज़रूर देखें, आपके लिए बनाया मैंने वो, रीट वालों के लिए स्पेशल। और वैसे तो अधिक से अधिक उसको भी शेयर करें आप, ठीक है ना। तो ये आजकल जो पूछ रहे हैं वो कौन से राज्य, देखो ये क्रम याद रखना, ये कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, ये कर्क रेखा राजस्थान में जा रही है, 8 राज्यों में जा रही है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा देख लेना आप, है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, सही सुमेलित नहीं है, वापस नहीं है, नहीं है वापस आएगा भाई, नहीं है वही चल रहा है आजकल, तो ध्यान दें आप। जलोढ़ मृदा कहाँ है, यूपी। लेटेराइट पंजाब, क्या सही है ये, तो उसका उत्तर ये नहीं है यहाँ पर। तो ध्यान देना आपको, ऐसा थोड़ी क्यों ध्यान देना, अगर आपने पढ़ा है तो ज़रूर आपको। तो ये देखिए आप, यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ आपको, इंडिया में काली मिट्टी कहाँ पाई जा रही है, देख लीजिए आप। ये महाराष्ट्र के, ठीक है ना, महाराष्ट्र साइड में, ये आपके MP में उस साइड में ये काली मिट्टी पाई जाती है। ये लेटेराइट मिट्टी जो पंजाब में, वो गलत है भाई, तो वही उत्तर था। लेटेराइट जो है वो ये ज़्यादा कहाँ पाई जा रही है भाई, तो दक्षिण भारत में लेटेराइट है, लेटेराइट मिट्टी,
जलोढ़ मृदा जो बीचों बीच जो पानी ज़्यादा है वहाँ पर, मध्य मैदान में जलोढ़ मृदा, याद रखना आप, ठीक है। और लाल मिट्टी, देखो ये लाल मिट्टी ये यहाँ पाई जा रही है उड़ीसा में, उस साइड में। तो ये एक मैप आप ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो समझना पड़ेगा आपको। आगे और देख, 114वां क्वेश्चन था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है। कहाँ है भाई? ये उत्तराखंड में। तो ये जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है वो देख लीजिए आप, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र। देखो मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि ये देख लीजिए तो वो नोट करिए आप, ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं होगा काम। नोट करिए, पेन लीजिए, और वो चीज़ें मैंने जो कही हैं अगर आप 2 बार देखिए इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोई आपका समय नहीं जाएगा इसमें। आप यूँ सोचते हो कि मैं तो जो मेरे नोट्स हैं वही पढ़ूँ या फिर इसको क्यों बार बार पढ़ूँ, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे ही टाइम का सफल आयोजन होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई है? अब देखो भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से हुई है, कब हुई है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इसको देखना ही है। 4 संयंत्र आपके याद रहे, 1955 इसका सही आंसर है। तो उद्योग को देखना है, भारत के उद्योग को, उसमें ये भिलाई संयंत्र और उसके 4-5 और हैं, उनको आप देख लीजिए, क्वेश्चन बन रहा है वहाँ से, ठीक है। ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे। अब देखिए राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो रेड टॉक को कहते हैं भाई, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने। तो रेड टॉक, ठीक है। तो ये प्रमुख सभ्यता हैं, उनको आप देख लीजिए। गणेश्वर सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता है ना भारत की, ठीक है ना, जननी कहते हैं उसको, ये ध्यान देना आपको। राजस्थान का प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर की अधीनता को नहीं माना, वो भी प्रथम। तो यहाँ पर कौन है उत्तर भाई? बहुत सारों ने यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं भाई प्रताप, जबकि मैंने प्रताप को पहले रखा था, जबकि उत्तर है राव चंद्रसेन, क्योंकि राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से बड़े थे। मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं, देखो मैंने राजस्थान का कालक्रम बताया है आपको, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। अभी तक जो भी वीडियो बनाए सब आप देखिए, आपके लिए हैं, वो महत्वपूर्ण है। आप ऐसा मत समझना कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक क्वेश्चन बैठ जाता है अंदर, तो एक क्वेश्चन ही मायने करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो राजस्थान का टाटा नगर तो रेड टॉक हो गया। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की है वो है रावचंद्र सेन, जिसे भूला बिसरा शासक के नाम से जानते हैं भाई। कहाँ कहाँ है भाई? ये जोधपुर का शासक है। और ये किसका बेटा है भाई? राव मालदेव का। किसका बेटा है भाई? राव मालदेव। राव मालदेव की रानी का नाम सुना होगा, रानी उमादेव, रूठ गई थी भाई, ये अजमेर में रही थी ना, वही मालदेव, उसका बेटा है रावचंद्र सेन। अकबर की कभी अधीनता नहीं मानी है। उसके बाद महाराणा प्रताप थे भाई 2nd नंबर पर, ठीक है। महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन को 100% आपको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। महाराणा कुंभा को भी पढ़ेंगे आप, पढ़ना। मोटा राजा उदय सिंह का नाम सुना होगा, इसने जोधपुर, ये इनका भाई था, इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना, उनके मरने के बाद में। तो ये ध्यान रखना। और राव कल्याणमल कहाँ के थे भाई? बीकानेर के थे भाई, ये भी अकबर से अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने। आगे हम देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 118, सही सुमेलित फिर नहीं है। सही सुमेलित फिर नहीं है, तो क्या नहीं है? तो पूछा क्या गया है? तो रियासत पीए, यानी 1857 में जो रियासतें थी हमारे, और उसके पीए कौन थे भाई? पीए पॉलिटिकल एजेंट कौन थे भाई? सही नहीं है, तो सही है तो जयपुर में विलियर्ड ईडन था भाई, राइट है। उदयपुर में भी श्रावर्स थे भाई, कोटा में बर्टन थे, जबकि भरतपुर में कौन थे भाई? मैक मॉसन थे। कौन थे भाई? मैक मॉसन। जबकि पैट्रिक लॉरेंस कौन थे भाई? पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी थे भाई। कौन थे भाई? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इनसे भी ऊपर थे ये लोग। तो ये तो है ही नहीं। भरतपुर में मैक मॉसन थे जो भाग गए थे भाई, एकमात्र ऐसे पीए जो युद्ध में भाग गए थे, बाहर निकल गए थे भाई। तो ये है मैक मॉसन। मेजर बर्टन को तो क्या किया था भाई? कोटा में क्या किया था? घुमाया था, उस गर्दन काट के, ये था। ईडन जयपुर से संबंधित है, श्रावर्स उदयपुर के थे, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ 1857 की क्रांति राजस्थान से संदर्भ में इसको देखना ही है आपको। थोड़ा नोट्स आपने जो बनाया वो देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैच आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सिंपल सा था, कंफ्यूज यहाँ बिजोलिया भी हो सकता था, यूँ ध्यान है सब, लेकिन ये गलत है।
बिजोलिया नहीं है, यहाँ पर बेगू आएगा। कौन सा आएगा भाई? ट्रेच आयोग, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो बेगू में 1923 में क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। और तो फिर यहाँ पर जांच गठित करने के लिए किसको बुलाया था भाई? ट्रेच व्यक्ति था, ट्रेच अंग्रेज था, तो इसी के नाम पर ट्रेच आयोग। बेगू में, बेगू कहाँ है? चित्तौड़ में। और बिजोलिया भीलवाड़ा। तो इन दोनों को पढ़ना है आपको। बिजोलिया का तो 100% पढ़ लीजिए आप, क्योंकि भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन रहा है, अहिंसात्मक आंदोलन रहा है, 44 वर्ष तक रहता है ना, पता है ना आपको। 19 कब से चालू होगा भाई ये, है ना? कब से चालू होगा बिजोलिया का किसान आंदोलन? याद है आपको? बताइए, किसको याद है? तो मैं बताऊं आपको, 1897 में चालू होगा ये भाई। 1897 में चालू होगा और 1941 तक रहेगा, यानी 44 वर्ष तक ये आंदोलन अहिंसात्मक रहेगा भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुंगटिया किस महाराणा को भेजे थे भाई? 120वां क्वेश्चन। तो उत्तर है फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराजा थे भाई। तो उस समय केसरी सिंह बारट का नाम सुना होगा आपने, भारत की आज़ादी के दीवाने थे ये भाई। इनके पूरा परिवार जो था वो क्या हुआ था भाई? शहीद हो गया था भाई, ठीक है ना। केसरी सिंह बारट के भाई हैं जोरावर सिंह बारट और उनके पुत्र थे प्रताप सिंह बारट। तो प्रताप सिंह बारट के बारे में मैंने पहले वीडियो में पूरी बातें कही हैं, आप ज़रूर देखें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट हम देखें, भारत के भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ राजस्थान की किस क्रांतिकारी महिला ने भाग लिया था? तो ये महिलाओं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है भाई, कौन है भाई? 121 का हम देखें तो 121 का जानकी देवी बजाज। कौन है भाई ये? जानकी देवी बजाज। और किसकी पत्नी है भाई ये जानकी देवी बजाज? आपको पता है जानकी देवी बजाज। और उनकी पत्नी है भाई ये किसकी हैं? जमनालाल बजाज की, गांधी जी के 5वें पुत्र भाई। अंजना देवी चौधरी का भी नाम सुना होगा, राम नारायण चौधरी जो हमारे किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका दी थी, उनकी पत्नी है। तो पत्नी का मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति आगे पहुंचता है तो उसमें एक औरत का हाथ होता है भाई। किसका हाथ होता है भाई? औरत का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तव में ये क्रांतिकारियों का सहयोग मिला था उनकी पत्नियों का। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण में संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था भाई? तो ये आपको याद होना चाहिए कि संयुक्त राजस्थान पहले तो हैं क्या? 8 संघ थे ना, कितने चरण थे? 7 चरण थे। 7 चरण थे और 8 वर्ष थे, ठीक है ना। तो ये तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। तो राजस्थान से मत्स्य था ना, उसके बाद में था पूर्व राजस्थान, उसके बाद में संयुक्त राजस्थान, फिर वृहत राजस्थान, फिर वृहत संयुक्त राजस्थान, फिर राजस्थान संघ और फिर वर्तमान राजस्थान। तो 7 थे भाई, 7 और 8 वर्ष में 1948 से 1956। 1948 अड़ता कितनी बार अड़ता? 3 बार अड़ता भाई। तो क्या अड़ता? तो 3 मतलब जो 3 संघ थे पहले वो 1948 में, ये ध्यान रखना है। तो अड़ता कितनी बार अड़ता? 3 बार। तो 3 बार, ये तीसरी बार था संयुक्त राजस्थान संघ में। तो कौन अड़ता, कौन भाई, है ना? अड़ता कौन? तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उद्घाटन किया था भाई। पहला और दूसरा तो गाडगिल ने किया था भाई, NV गाडगिल, नरहरि सिंह विह गाडगिल पूरा नाम है इनका। फर्स्ट सेकंड ये किया, थर्ड इसने किया था, तो थर्ड ही हमारा पूछा गया है। और चौथा किया था सरदार पटेल ने, हीरालाल शास्त्री तो थे ही नहीं, बाद में थे। मतलब ये थोड़ा उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन तो इन्होंने किया था। 4 ही बार तो उद्घाटन हुआ था ना, तो ये ध्यान देना है, क्योंकि 5वीं बार तो मिलान हुआ है, नया बनेगा तो ही तो उद्घाटन होगा ना, सही है ना, ये समझ में आनी चाहिए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं भाई? 123वां क्वेश्चन है भाई। तो कौन से हो रहे हैं भाई? सी, पश्चिम बंगाल व झारखंड। आप देखना पश्चिम बंगाल व झारखंड ही है। चंद्रमा 1 माह में पृथ्वी के साथ कितनी बार समकोण की दूरी बनाता है? 2 बार। विषुवत वृत्त कितने अक्षांशों को दर्शाती है भाई? 0 अक्षांश को। देखी होगी आपने, विश्व देखा होगा, एक वीडियो देख लेना, वो मैंने कहा है वो 0 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है भाई, और यहाँ पर क्या है? 23.5 डिग्री मकर रेखा है, ठीक है ना। तो बीच वाला जो 0 डिग्री विषुवती दर्शाए। क्वेश्चन क्या है भाई? तो विषुवत वृत्त कितने अक्षांशों को दर्शाएगा? 0 अक्षांश को। सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमसीन गर्म पवन किस देश से संबंधित है? मिस्र। ये पवने आप देख लेना भाई, विश्व की जो पवने क्या क्या कर रही है, डॉक्टर पवने का नाम सुना होगा, देख लेना डॉक्टर पवने, डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है वो देखना है आपको, तो पढ़ लेते हैं हम। पहला है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति 1857 के लिए उत्तरदायी थी। बिल्कुल सही है, ये सही है भाई। 1857 के विद्रोह, ये बाद में पढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी की मुगल बादशाह को उसके विशेषाधिकारों से वंचित करने की नीति भी 1800, बिल्कुल सही है, अधिकार छीन रहे थे। कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों का असंतोष 1857 के विद्रोह का उत्तरदायी थी। बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों का असंतोष था। बिल्कुल सही है। और ये देखो तो 1857 के विद्रोह के लिए अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा क्यों उत्तरदायी होगी भाई? ये तो अच्छा था, अंग्रेजी शिक्षा भले आई लेकिन अच्छी थी, तो ये उत्तर है उसका गलत है। अंग्रेजों ने आके संडे को यहाँ छुट्टी हमें घोषित कर दिए, तो ये भी एक गलत है। चलो देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया भाई? तो 22 दिसंबर 1949। तो आपको एक तो कांग्रेस देखना है भाई, कांग्रेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। कांग्रेस का विभाजन है, कांग्रेस के अधिवेशन है, ये देख लेना। मिलान करो, ये आता है। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, सेकंड कहाँ हुआ था, कौन थे अध्यक्ष, ये आपको बातें एक देख लेना आप, ठीक है। मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेना आप। उसके बाद में क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, ठीक है ना, माउंट बैटन योजना है हमारे भारत में, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है भाई, ठीक है। आगे हम देखें अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ रिजर्व बैंक से बनाया था भाई, लेकिन थोड़ा डीप बना दिया था मैंने, लेकिन आपको ध्यान देना आ सकता है। निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया भाई? तो उसका उत्तर था भाई, कौन सा था भाई? हिल्टन यंग कमीशन द्वारा, ठीक है ना। ये एक समिति थी, उसने कहा कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है भाई? 1 अप्रैल 1935 में। याद रखना। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है रिजर्व बैंक का? 1949 में। ये थोड़ी बातें आप रिजर्व बैंक के बारे में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, देख लेना। स्पेशल दिया है रिजर्व बैंक, इसलिए बोल रहा हूँ। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक है भाई, वैधानिक। आपको ध्यान देना है यहाँ पर। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का जो संविधान बना था उस समय हमारे भारत में 7 मौलिक अधिकार थे भाई। कितने थे भाई? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। 7 थे, एक एक्स्ट्रा था, कौन सा था? अभी कौन कौन से हैं भाई? आपको याद होना चाहिए। अभी कौन है भाई? कौन कौन से मौलिक अधिकार है? वर्तमान में 6 हैं भाई। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद। स्वतंत्रता का अधिकार भाई हम देखें तो 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार भाई 23-24 अनुच्छेद। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम देखें तो कौन सा है भाई? है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 29-30, ठीक है ना। अगला धार्मिक में 24 से एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, देखें हम तो एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन था सूचना का अधिकार किस से संबंधित है, तो हमने कहा था वैधानिक है भाई ये। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई संविधान में हमारे यहाँ पर 7 मौलिक अधिकार थे पहले, लेकिन कौन सा 7वां हटा दिया गया है। तो वर्तमान में कौन कौन से हैं? तो पहला तो है समानता का अधिकार भाई 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार हम देखें तो 29-30, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32। तो 6 मौलिक अधिकार है। अब अनुच्छेद 31 जो है, जो बीच में मैं रह गया, वो जो है वो संपत्ति का अधिकार था हमारे यहाँ पर। आपको पता होगा, आपने पढ़ा हो तो। उस संपत्ति के अधिकार को 1974 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा के क्या कर दिया भाई? वैधानिक अधिकार कर दिया गया है। तो ये इसीलिए यहाँ कानूनी अधिकार है, वो कानूनी अधिकार। तो ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन बन रहे हैं। सूचना का अधिकार राजस्थान से में ही आया था, कब? 2005 में, अक्टूबर 2005 में, याद रखने की बात है।
तो वो क्वेश्चन बन रहा था, इसलिए मैंने इसको संविधान थोड़ा समझाने की कोशिश की। एक और क्वेश्चन है संविधान से ही 131, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य पूछे गए भाई। पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, रसिया, और विश्व का सबसे बड़ा देश है रसिया। रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है, जाना कभी घूमने, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा हमारे संविधान में कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या क्या हमने लिया, विदेशों से क्या लिया, ये विदेशों से क्या लिया, ये क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा आप देख लीजिए ना। तो हम देखें तो आयरलैंड जो है, आयरलैंड एक देश है, उससे हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं भाई। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है भाई? आयरलैंड से ली है भाई। आयरलैंड का नाम याद रखना आप। क्या क्या लिया है आयरलैंड से? नीति निर्देशक तत्व व राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था हमने लिया आयरलैंड से। उसी प्रकार ब्रिटेन से हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसद की जो शासन व्यवस्था है वो हमने इंग्लैंड ब्रिटेन से ली है, और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ठीक है, लंदन से ली है, ये ध्यान रखना। एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है भाई, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिए भाई हमने। उसी प्रकार अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, अभी मैंने बताए थे आपको मौलिक अधिकार, वर्तमान में 6 हैं, स्टार्ट में 7 थे। 7वां संपत्ति के अधिकार को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया है? हटा दिया गया है। तो ये कहाँ से लिया है हमने मौलिक अधिकार? अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली है भाई। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष साम्राज्य बनाने के लिए आज दिनांक, वो पता है ना आपको, तो वो आप देख लीजिए, उसमें वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पंथ निरपेक्षता वो कब जोड़े गए, वो बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली है, और उसी ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची भी वहाँ से ली है। 3 सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उसमें से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है भाई। 132वां क्वेश्चन फिर संविधान से बनाया था, और उसमें भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ है भाई? लागू कब हुआ है? तो ये ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को। और हमारा जो संविधान है, जबकि 26 नवंबर यानी 2 महीने पहले 1949 को अंगीकृत हुआ है। अंगीकृत का मतलब क्या होता है भाई? कोई बता सकता है अंगीकृत का मतलब? अंगीकृत का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? कौन बताएगा? अरे कुछ तो बोलो, आवाज। अपनाना, अपना लिया था हमने 26 जनवरी 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सीधा सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब कि भारतीय राज्य कैसा है भाई? तो आपको पता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, हम तो सबको मानते हैं भाई। अभी वो तालिबान वाला हुआ है, तो हम बोल रहे हैं कि आ जाओ आप, तो भारत है ना, बहुत बड़ा है ना। क्षेत्रफल में कौन सा है भारत का स्थान, आपको पता है ना? क्षेत्रफल में कौन सा है भाई? क्षेत्रफल में है 7वां स्थान है भाई। मैंने वो वीडियो डाला है, वो देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डाला है उसमें, ऑल जीके जनरल नॉलेज, जिसमें एक वीडियो है, लिखा है विश्व भारत व राजस्थान की सामान्य। आगे हम देखें क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था? चौथे मूल हिस्सा ही था ना भाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको घुमाया है मैंने ये इस क्वेश्चन को, आपने अगर पढ़ा है तो आराम से इसका आंसर आप कर सकते थे। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट 135 हम देखें, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब बना? सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये नहीं आता है तो उसको तुरंत नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको आप तुरंत मत करिए, आराम से बाद में करिए। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी वो भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम कैसे करना है, एग्ज़ाम का तरीका कैसा है, एग्ज़ाम में जाना कैसा है। इसका एक वीडियो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। आप तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे सारे वीडियो आराम से देखें। कब बना भाई? 2006 उत्तर है उसका। क्या था भाई? सिंपल सा 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं भाई? तो 3। कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं ये। नेक्स्ट देखें तो संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता हो। घुमाया है प्रश्न को, निम्न का नेता हो। निम्न सदन में बहुमत दल,
यही उत्तर है। निम्न सदन किसे बोलते हैं भाई? लोकसभा को। लोकसभा निम्न सदन है। उच्च सदन राज्यसभा है भाई। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो संसदीय प्रधानमंत्री कौन चुना जाएगा? जो लोकतंत्र लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। उच्च सदन में तो है ही नहीं, तो ये ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आता है कि संसद में किसको जोड़ा जाता है भाई? संसद में कौन कौन आते हैं, यूँ आता है। तो एक तो आता है भाई, कौन आता है संसद में, आप बता सकते हो? दो सदन, एक तो है लोकसभा जो निम्न सदन है, और एक है राज्यसभा। दो तो ये, और एक राष्ट्रपति भी आते हैं भाई। तो संसद में कौन कौन आते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये अंग है, संसद के अंग में आता है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बन रहा है इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए आप इसको भी। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसद का नाम याद आ गया कि क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति संसद में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप बता सकते हो कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है भाई? कितने व्यक्तियों को? तो 14 व्यक्तियों को मनोनीत करता है भाई। कितने व्यक्तियों को संसद में मनोनीत करता है? 14 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। 12 तो राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। कुल देखो, राज्यसभा में पूछा जाए तो मतलब राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को? 12, और लोकसभा में कितने व्यक्तियों को? तो 2। एंग्लो इंडियन, समझ गए आप? तो 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। देखो क्वेश्चन सिंपल आए कि राष्ट्रपति संसद में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, संसद में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, यूँ आ गया तो 14। अगर राष्ट्रपति लोकसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करेगा? तो 2। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करेगा? तो 12, कुल 14। ये क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर बता दिया आपको। नेक्स्ट हम देखें, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य कौन करेगा भाई? मुख्यमंत्री करेगा भाई। कौन करेगा? मुख्यमंत्री संवाद करेगा ना भाई। तो मुख्यमंत्री हैं, तो राज्यसभा वो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल, और ये राज्यपाल से संवाद मुख्यमंत्री करेगा, तो मुख्यमंत्री बीच की कड़ी का कार्य करेगा। तो ये तो चलेगा राज्य या देश। आगे हम देखें, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? देखो ये प्रश्न भी घुमाया था मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष चुनाव से की गई है। तो प्रत्यक्ष तो ओनली एक ही आता है, वो है ग्राम पंचायत, जबकि ब्लॉक और जिला परिषद तो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो ये ध्यान देना आपको। न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है, किसके द्वारा? लोक अदालतों द्वारा। ये ध्यान देना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर भी समझने की बात है। अब देखो ये जो है वो शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन हैं। शिक्षण शास्त्र के जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको समझने हैं। आप उसमें ज़रा भी जल्दबाजी ना करें, आराम से इसको पढ़ें, समझें पूरे एकाग्र मन से, तब जाके ये काम करें आप। 10 क्वेश्चन, 10 से 11, 12 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके शिक्षण शास्त्र में। 10 बनाए हैं, देखो पढ़े। सामाजिक विज्ञान ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवाओं को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। इस करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक जीवन से संबंध करता है। उपयुक्त कथन किसका है भाई? तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उपयुक्त कथन है भाई किसका? MP मुफात। तो ये परिभाषा संबंधित एक आध दो आपके क्वेश्चन आते हैं, एक तो आएगा ही आएगा। परिभाषा किसकी है? तो मुख्य मुख्य जो ऑथर हैं उनकी परिभाषा आप याद करिए। सामाजिक अध्ययन अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ही ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? सिंपल बात है, ये प्रश्न आना चाहिए था आपको। तो वो है शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, तो वो पढ़ा पाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बोलने का जो तरीका है और उसमें जो रुकना है, बोलना है, वो नहीं आएगा, शिक्षण विद्या नहीं आएगी, तो फिर विषय वस्तु का ज्ञान कैसे होगा, है ना, सामने वाले को। अब आगे देखें हम 143 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए भाई? तो एक तो है बालकों का मानसिक स्तर ध्यान देना चाहिए, और एक समाज एवं बालकों की आवश्यकताएं भी, समाज एवं बालकों की आवश्यकताएं भी ध्यान रखनी चाहिए। भी क्या पढ़ा रहे हैं हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन सामने वाला का मानसिक स्तर कमज़ोर है तो उसको सीधे वापस पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या स्तर है उसका, तो ये ज़रूरी है। तो दोनों राइट है उसके, सी 143 का सी है। 144 देखें, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, सामाजिक व
राजनीतिक जीवन के शिक्षण के लिए आवश्यक हैं। क्या आवश्यक है भाई? 144। तो देखो ऑप्शन, नागरिक का अध्ययन, राज्य और सरकार का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। तो उपयुक्त सभी का अध्ययन होना चाहिए भाई। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण के लिए आवश्यक है। नागरिक का अध्ययन होना चाहिए, राज्य और सरकार का भी चाहिए। देखो राजनीतिक जीवन पूछा है ना, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए शिक्षण शास्त्र में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। भारत में सामाजिक विज्ञान शिक्षण कब प्रारंभ हुआ भारत में? ये सिंपल प्रश्न है, आपको सन याद होना चाहिए, 1955। अवबोध के अंतर्गत किन शैक्षिक उद्देश्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है भाई? तो देखना, अवबोध यानी सीखना कुछ, अवबोध करना, व्याख्या होनी चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। अब परिभाषित करना, परिभाषा क्यों देनी पड़े अपने को? इतनी परिभाषा थोड़ी देनी पड़ेगी। परिभाषा तो वो जो अपने को समझ में आएगी वही परिभाषा होगी, ठीक है ना। परिभाषा तो पहले तो ये सब करना है, तो यही तो राइट है उसका, नहीं है तो ये ध्यान रखना। समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण क्या है भाई? समस्या समाधान का समाधान कैसे करेंगे? तो समस्या का चयन होगा तो ही तो होगा ना समाधान। क्या होगा भाई? सी, समस्या का चयन, समस्या का हल निकालना। हल निकालेंगे हम, लेकिन पहले चयन तो करना है। समस्या का कारण जानेंगे ज़रूर, समस्या का समाधान निकालना। तो ये है समस्या का चयन पहले होगा, प्रथम चरण पूछा है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित हैं। यह कथन किस में कहा गया है? तो किसके द्वारा कहा गया है 148 का भाई? तो आपको ध्यान देना है, एनसीईआरटी द्वारा कहा गया भाई। ये एनसीईआरटी के कथन पूछे जाते हैं। राजस्थान में प्रारंभिक स्तर के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था SCERT है, SC है ना, SCERT, ये गैप नहीं है, STRT, और उदयपुर में इसका कार्यालय है भाई। कक्षा शिक्षण में श्रेय दृश्य के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है। क्या लाभ है भाई? तो सीखना सरल और रोचक हो जाता है भाई। श्रेय दृश्य देखना और सुनना। अब देखो आप देख ही रहे हो, तो देखो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अंतिम क्वेश्चन है। कक्षा शिक्षण में श्रेय दृश्य, तो ये कक्षा ही हो रही है अपनी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो बोल रहा हूँ और आप देख रहे हो, तो क्या हो रहा है भाई? सीखना सरल और रोचक हो जाता है। बिल्कुल रोचक हो रहा होगा। बी देखें, विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बिल्कुल सही है। सबसे उत्तम कौन सा है? विद्यार्थी को कम अध्ययन करना पड़ता है। सीखने का समय समस्त दायित्व छात्रों पर निर्भर होता है। देखो इसमें ये है कि सबसे अच्छा कौन, क्या लग रहा है? तो बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ तो यही है, आपको यही तो लाभ हो रहा है, तो है ना। तो इस प्रकार मैंने आपको लगभग 60 क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ाए हैं, और 60 क्वेश्चन के साथ में मैंने लगभग आपको 250 क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। आपको बहुत कैसा लगा आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, थोड़ा समय ज़रूर आपका जाएगा, लेकिन शेयर करिए, और हर्षद कुमार त्रिवेदी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने ग्रुपों में ये वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि वो रीट के जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े। इसीलिए हम अपने इस चैनल पर आपके साथ में जुड़े हैं, ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। आप तो बस हमारे साथ में बने रहे। वीडियो ज़रूर बड़ा है, लेकिन आप समय निकाल के आराम से देखें। इसके बाद रीट का एक बड़ा अच्छा मोटिवेशन वीडियो आपके सामने होगा, उसे ज़रूर देखें। आपके सिलेक्शन का वो आधार होगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं। हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।